Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of gas laws. तो gas laws से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को अगर आइडिया हो तो हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो अपना KMT का टॉपिक पूरा कंप्लीट किया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज रिलेशन ड्राइव किया था और इससे रिलेटेड आपने दो न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए थे। तो आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज गैस लॉज। तो गैस लॉज जो है उसके अंदर हमने गैस के लॉज डिस्कस करने हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, तो इनको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम जो है अपना पूरा बॉयज लॉ का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी इसकी जो है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास गैस लॉज से। तो गैस लॉज वो तमाम लॉज जिसके अंदर हम गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल बिहेवियर को हम बेसिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उनको हम बेसिकली गैस लॉस कहते हैं। ठीक है, तो गैस लॉस के बारे में लिखना स्टार्ट करें। गैस लॉस लिख लीजिएगा, इसके बारे में डाल दीजिए सबसे पहले गैस लॉस की, और उसके बाद जो है उसके बारे में लिखना स्टार्ट करें कि ऑल ऑफ दोज लॉज in which we study about physical properties of gases, all of those laws in which we study about physical properties या physical behavior of gases। ठीक है, तो गैस के physical properties को हम बेसिकली गैस लॉज में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लॉ, सबसे पहले जो हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास कौन सा लॉ है बेटे? बॉयज लॉ। तो हिंट डाल दिएगा बॉयज लॉ की। अच्छा बेटे, तो आपने क्या करना है, बॉयज लॉ के हिंट डालने के बाद उसको इंट्रोडक्शन के हिंट डाल देनी है। इंट्रोडक्शन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे बॉयज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि भाई 1662 में रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन दिया था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उन्होंने बोला कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हम रख दें, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए तो वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन क्या रिलेशन है। तो वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन इन्होंने रिलेशन बताया कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे अगर टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये रिलेशन इन्होंने जो है किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1662 में। तो इनके बारे में जो है वो हमने पढ़ना है, इस पूरे जो है वो रिलेशन के बारे में कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इसकी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन के डाल के इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा कि इन 1662 रॉबर्ट बॉयल, इन 1662 Robert Boyle gave a relationship between volume and pressure at constant temperature. Volume and pressure at constant temperature. ठीक है बेटे, तो इंट्रोडक्शन की हिंट डालने के बाद फिर इसकी हिंट डाल दिएगा स्टेटमेंट की, और फिर इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन जो रिलेशन है, उन्होंने बताया था अपनी स्टेटमेंट में कि वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन कौन सा रिलेशन है बेटा? इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर, लेकिन अगर टेम्परेचर जो है, क्या अजम्पशन क्या है, अगर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब ये रिलेशन जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है बेटे, तब ये लॉ इंप्लीमेंट होगा। तो स्टेटमेंट के हिंट डाल के पहले जल्दी से स्टेटमेंट लिखिएगा कि जो रॉबर्ट बॉयल ने जो स्टेटमेंट दी, ठीक है, स्टेटमेंट में इन्होंने बताया कि भाई वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन जो रिलेशन था। तो लिखना स्टार्ट करें। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम is inversely proportional, volume is inversely proportional to the applied pressure at constant temperature. For a given mass of a gas, volume is inversely proportional to the applied pressure at constant temperature, ठीक है बेटे। तो ये बात आपने लिख ली स्टेटमेंट में, जो इन्होंने रिलेशन दिया था उसकी स्टेटमेंट आपने जो है वो लिख ली। अब इसको जो है वो हम मैथमेटिकली जो है वो प्रूव करेंगे, इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली जो है वो लिखेंगे कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी कि वॉल्यूम ऑफ प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलते हैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने, है डाल दिएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की।
अच्छा बेटा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टेटमेंट के रेफरेंस से। तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट का रिलेशन लिख लिया कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बेटा वॉल्यूम है, याद रखिएगा बेटा, ये कैपिटल वी है। वॉल्यूम का सिंबल जो है वो क्या होता है, कैपिटल वी। तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बेटे, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ जाएगा। फिर ये p जो है वो नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, तो pv इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से आपने बॉयज लॉ का बेसिक रिलेशन जो है वो यहाँ पे ड्राइव कर लिया कि बॉयज लॉ का बेसिक रिलेशन आपने यहाँ पे ड्राइव कर लिया, pv इक्वल्स टू कांस्टेंट। और pv इक्वल्स टू कांस्टेंट से आपको ये पता लगा कि बॉयज लॉ में जो आपने रिलेशन, रॉबर्ट बॉयल ने जो रिलेशन बताया कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है, अप्लाइड प्रेशर, ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसको आपने मैथमेटिकली जब इसको सॉल्व किया तो आपको एक और चीज पता लगी कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये जो है दोनों क्या है, किसके बराबर है, कांस्टेंट के। तो इससे इनकी मैथमेटिकल जो है वो स्टेटमेंट लिख लेंगे। इससे पहले आपने एक स्टेटमेंट लिखी, सिंपल स्टेटमेंट जो है वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आपने लिखी, उसको फिर आपने मैथमेटिकली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अब हम इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे आके यहाँ तक आके आपने इन रिलेशन को सॉल्व करके एक फाइनल बेसिक रिलेशन जो है वो फाइंड कर लिया। यहाँ तक कॉपी करने के बाद एक लाइन नीचे लिख लिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख लिएगा, दिस इज अ बेसिक रिलेशन ऑफ बॉयज लॉ। ठीक है बेटा, यहाँ तक कॉपी करने के बाद लिख लिएगा दिस इज अ बेसिक रिलेशन ऑफ बॉयज लॉ। ये बॉयज लॉ का बेसिक रिलेशन आपने राइट कर लिया। इसी बेसिक रिलेशन से हम इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो कॉपी करिएगा, लिखिएगा एक लाइन, दिस इज अ बेसिक रिलेशन ऑफ बॉयज लॉ। उसके बाद एंड डाल दिएगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के एंड डालिएगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो लिख लीजिएगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आपने यहाँ पे फाइंड किया कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा बेटा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो भी क्या होगा बेटे, वो किसके बराबर होगा, हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा फॉर अ गिवन मास, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की हिंट डालनी है आपने। उसके बाद लिखने स्टार्ट करें, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस the product of pressure and volume, the product of pressure and volume is always remains constant. For a given mass of a gas, the product of pressure and volume is always remains constant at constant temperature. The product of pressure and volume is always remains constant एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है उनका प्रोडक्ट भी किसके बराबर हो जाएगा बेटे, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फर्दर आगे जो है वो डायग्राम बना के इस रिलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो उससे वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलते हैं सर, पहले हम इसकी बनाएंगे डायग्राम। तो हिंट डाल देंगे हम यहाँ पे डायग्राम की।
अच्छा बेटा, आपने कंटेनर कंसिडर कर लिया और उसके अंदर एक पिस्टन फिट हुई हुई है और ये इसकी इनिशियल स्टेट है और इनिशियल स्टेट पे जो प्रेशर है वो आपके पास क्या है बेटा, P1, वॉल्यूम जो है वो क्या है, V1 और टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन इनके बिटवीन, तो बेटा प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर आपने यहाँ पे बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर बढ़ के P1 से P2 हो गया। तो प्रेशर जैसे ही आपने यहाँ पे इंक्रीज किया, डबल कर दिया प्रेशर, तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2। ठीक है, ये इसकी कौन सी स्टेट है बेटे, फाइनल स्टेट है। ठीक है, ये कौन सी स्टेट है, फाइनल स्टेट है। तो आपने देखा कि आपके पास एक कंटेनर आपने यहाँ पे कंसीडर किया, उसमें पिस्टन जो है वो फिट हुई हुई है और ये मूवेबल पिस्टन है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा कि पिस्टन जो है वो इजीली मूवेबल है, मूव कर सकती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो प्रेशर को आपने बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ के P1 से क्या हो गया, P2। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया, तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट पे जो वॉल्यूम था V1, फाइनल स्टेट पे जो वॉल्यूम है V2। इनिशियल स्टेट पे जो प्रेशर था P1, फाइनल स्टेट पे जो प्रेशर है P2। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि P1 से बढ़ के प्रेशर P2 हो गया तो वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 होना चाहिए था, या वॉल्यूम V1 से जो है वो कम होके जो है वो क्या क्या है यहाँ पे जो है वो V-1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए था, तो V2 कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं है, बस इनिशियल स्टेट पे प्रेशर और वॉल्यूम को आपने P1 और V1 से कंसीडर कर लिया। ठीक है, फाइनल स्टेट पे प्रेशर और वॉल्यूम को P2 और V2 से कंसीडर कर लिया। वो अंडरस्टूड है कि दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे और वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हाँ, टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। जो इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर था वही जो है वो फाइनल स्टेट पे भी रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो डायग्राम आप लोगों ने बना ली होगी। डायग्राम बनाने के बाद हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये जो आपने डायग्राम बनाई है इसको अपनी वर्डिंग में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन केविन डाल के एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ कंटेनर filled with an ideal gas, एक आइडियल गैस इसके अंदर फिल हुई हुई है। ठीक है, कंसीडर अ कंटेनर filled with an ideal gas and a piston fitted in it. Filled with an ideal gas and a piston fitted in it. And a piston fitted in it. Full stop. If we increase the pressure two times, if we increase the pressure two times, then the volume becomes half. If we increase the pressure two times, volume becomes half. अगर pressure two times increase करेंगे, volume जो है वो two times क्या हो जाएगा, decrease, मतलब volume क्या हो जाएगा, half हो जाएगा। ठीक है, if we increase the pressure two times, then the volume becomes half. Or if we increase the pressure four times, if we increase the pressure four times, then the volume becomes 1/4. Then the volume becomes 1/4. अगर 4 टाइम प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, if we increase the pressure 4 times, then the volume becomes 1/4 as compared to the original volume. As compared to the original volume. As compared to the original volume. Full stop के बाद आगे लिखने स्टार्ट करें। With the help of above discussion, we can say that, with the help of above discussion, we can say that volume and pressure are inversely proportional to each other. With the help of above discussion, we can say that volume and pressure
are inversely proportional to each other, volume and pressure are inversely proportional to each other at constant temperature and constant temperature at constant temperature। ठीक है बेटे, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने के बाद अब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे बॉयज लॉ के रिलेशन जो है वो हम राइट करेंगे। आपने यहाँ पे बेसिक रिलेशन बना के छोड़ दिया था, अब हम मैथमेटिकल रिलेशन आगे फर्दर जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, आगे फर्दर जो है राइट करने जा रहे हैं। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के पर्सपेक्टिव से चलते हैं। नहीं डाल दिएगा मैथमेटिकल रिलेशन की। अच्छा बेटा, मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो हम यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल रिलेशन पहले इनिशियल स्टेट के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि भाई इनिशियल स्टेट पे प्रेशर आपके पास P1 है, वॉल्यूम V1 है। ठीक है, फाइनल स्टेट पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इनिशियल स्टेट की। एट इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट पे जो बेसिक रिलेशन क्या है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। इनिशियल स्टेट पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है। तो ये जो बॉयज लॉ का रिलेशन है ये क्या बन जाएगा बेटा, P1 V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, P1 V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ठीक है, इनिशियल स्टेट पे प्रेशर था P1 और वॉल्यूम क्या था बेटे, आपके पास वॉल्यूम क्या था, V1। तो ये जो बेसिक रिलेशन आपने PV इक्वल्स टू कांस्टेंट यहाँ पे ड्राइव किया था, इनिशियल स्टेट के पर्सपेक्टिव से रिलेशन क्या बन गया, P1 V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। आगे चलते हैं फाइनल स्टेट की तरफ। यहाँ पे लिख लेंगे एट फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट पे प्रेशर क्या बेटा, P2 और वॉल्यूम क्या है, V2। रिलेशन क्या बन जाएगा, P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को कराएंगे कंपेयर। क्योंकि देखें P1 V1 बराबर है कांस्टेंट के, P2 V2 बराबर है कांस्टेंट के, दोनों के राइट साइड जो है वो दोनों की सेम है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब P1 V1 भी अगर कांस्टेंट है, P2 V2 भी अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब दोनों के प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे करा देंगे कंपेयर। यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कराने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं P1 V1 बराबर है अगर कांस्टेंट के, P2 V2 भी बराबर है कांस्टेंट के। इसका मतलब जब दोनों की राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर है, सेम है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी एक दूसरे के। P1 V1 बराबर हो जाएगा किसके बेटा, P2 V2। यहां तक आ गए। आपने जो है वो फाइनल रिलेशन जो है वो बॉयज लॉ का ड्राइव कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करने के बाद, यहाँ तक कॉपी करने के बाद लिख लीजिएगा, दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ बॉयज लॉ। ठीक है, दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ बॉयज लॉ। उसके बाद कंबाइंड रिलेशन आपने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। फिर हम यहाँ पे बॉयज लॉ की लिमिटेशन जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि बॉयज लॉ की लिमिटेशंस क्या है, तो ही डाल दिएगा। फिर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि भाई इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर दो क्वांटिटीज अगर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है, उनके बिटवीन रिलेशन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का होता है, तो उनका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, और ग्राफ से जो कर्व बनता है वो कर्व कौन सा कर्व बनता है। ठीक है, चलते हैं उसकी तरफ।
तो लिमिटेशन की हम बात करें तो पहले हम सीखते हैं यहाँ पे क्या ग्राफ, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ बॉयज लॉ की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले ग्राफ बनाना सीखते हैं, ग्राफ सीखने के बाद हम जो है वो लिमिटेशन ऑफ बॉयज लॉ की बात करते हैं। तो हेड डाल दिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा बेटा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो बॉयज लॉ का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, देखिएगा। ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है बेटे, ये आ गया आपके पास वाई एक्सिस, एक साइड पे लेना है आपने वॉल्यूम और एक साइड पे लेंगे हम प्रेशर, एक साइड पे वॉल्यूम और एक साइड पे प्रेशर, ठीक है। ये देखिएगा ये आपके पास जो है वो एक कर्व आपके पास आ गया है। तो याद रखिएगा जब भी हम दो क्वांटिटीज कोई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी तो उनका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से कर्व की फॉर्म में बनेगा। वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो इनका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वैल्यूज अगर आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर की गिवन हो, ठीक है, तीन चार स्टेजेस आपके पास गिवन हो, वॉल्यूम और प्रेशर की तीन चार वैल्यूज आपके पास हो, तो उनसे अगर आप यहाँ पे जो है वो कोई भी ग्राफ उसका बनाएंगे तो वो एक कर्व की फॉर्म में बनेगा, और इस कर्व को हम बेसिकली हाइपरबोलिक कर्व का नाम देते हैं। इस कर्व को हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं, ठीक है बेटे। कौन से कर्व कहते हैं इसको? हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं। तो याद रखिएगा अगर कोई भी दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी तो उनका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो ग्राफ बेसिकली उससे जो कर्व फॉर्म होगा वो कर्व कौन सा कर्व कहलाता है? हाइपरबोलिक कर्व कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ अगर आप देखें तो अगर इसको ग्राफ में इंटरप्रेट करें तो देखिएगा अगर इस कर्व को मूव करते हुए हम नीचे लेके आ रहे हैं, यहाँ से वैल्यू अगर इस तरफ लेके जा रहे हैं तो आप देखें नीचे जब आ रही होगी, मतलब वैल्यू यहाँ से जब नीचे आ रही होगी तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो ऐसा ऐसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और इस तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको नीचे की तरफ मूव करते हुए लेके आएंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और प्रेशर ऐसा ऐसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ अगर मूव करते हुए लेके जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए लेके जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर इस तरफ आ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो उनका जो है वो हमने ग्राफ देख लिया कि बॉयज लॉ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, अगर पेपर में आ सकता है आपके पास कि बॉयज लॉ का सवाल, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर एग्जामिनर पूछेगा तो आपने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से बना के बता देनी है, ठीक है। वैल्यूज पे ग्राफ यहाँ पे फॉर्म नहीं करना होता, ठीक है। और अगर वैल्यूज दे भी दे तो आप लोग ग्राफ इजीली जो है वो कॉपी पे आप लोग फॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे पूरा ग्राफ पेपर वगैरह पे ग्राफ फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बस एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। क्योंकि इसका एमसीक्यू आपके पास पूछा जा सकता है कि बॉयज लॉ का जो ग्राफ फॉर्म होगा, ग्राफ जो बनता है उसमें जो कर्व होगा वो उस कर्व को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जो है वो ग्राफ फॉर्म होता है बॉयज लॉ का, हाइपरबोलिक कर्व है या पैराबोलिक कर्व है। तो कौन सा कर्व कहलाता है बेटा? याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए, क्या बॉयज लॉ का जो ग्राफ है, ठीक है, वो उससे जो बॉयज लॉ के हम ग्राफ बनाते हैं तो उससे जो है हमें एक हाइपरबोलिक कर्व जो है फॉर्म होता है, हाइपरबोलिक कर्व जो है वो मिलता है, क्योंकि बॉयज लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर की बात हो रही है और दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब जब भी दो क्वांटिटी हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है, उनके बिटवीन जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, तो उनके बिटवीन जो ग्राफ फॉर्म होगा वो हाइपरबोलिक कर्व जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है बेटे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हम चलते हैं लिमिटेशन ऑफ बॉयज लॉ की तरफ। तो हिंट डाल दिएगा लिमिटेशंस ऑफ बॉयज लॉ। अच्छा बेटा,
तो लिमिटेशन ऑफ बॉयज लॉ की अब हम बात कर रहे हैं कि बॉयज लॉ की लिमिटेशन का है क्या है, ठीक है। बॉयज लॉ की लिमिट क्या है, कहते हैं कि बॉयज लॉ जो है ये लॉ दो चीजों पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, वेरी लो वॉल्यूम और वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर बहुत हाई प्रेशर और बहुत लो वॉल्यूम दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट है। तो क्या मतलब कि भाई देखें, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा प्रेशर को बढ़ा दें, मैंने क्या बताया याद रखिएगा, हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम ये दो चीजों पे बॉयज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दें, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाने से पिस्टन मूव करते हुए कहाँ चली गई, बिल्कुल बेस में। जब बेस पे जाके जब टच हो जाएगी, बेस पे चली जाएगी, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, तकरीबन तकरीबन अप्रोक्स जीरो के बराबर। तो बहुत ही लो वॉल्यूम, ठीक है, लो वॉल्यूम और बहुत हाई प्रेशर। जाहिर सी बात है वॉल्यूम लो कैसे होगा, जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम पे बॉयज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ बॉयज लॉ में लिख लीजिएगा, बॉयज लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल, बॉयज लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर वेरी लो वॉल्यूम and very high pressure. Boyle's law cannot be applicable for very low volume and very high pressure. Very low volume and very high pressure. ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आपकी लिमिटेशन ऑफ बॉयज लॉ आपने जो है वो डिस्कस कर ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयज लॉ की डिस्कस कर ली, बॉयज लॉ का टॉपिक आपने यहाँ तक आगे कंप्लीट कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक बॉयज लॉ का रहता है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। अगर मास का इम्पैक्ट चेक करें, ठीक है, तो मास के इम्पैक्ट से बॉयज लॉ पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब वो उसको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास में बताते ही हैं कि भाई ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, आपने बोला कि ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के। तो जब मास की बात आती है, ठीक है, जब हम मास की बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे मास बढ़ाते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे अगर आपके पास मास 2 kg था, ठीक है, बढ़ा के आपने 3 kg कर दिया, मास के बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रेशर और वॉल्यूम पे, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हेडिंग डाल दिएगा बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है, डाल दी बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास की, कि अगर हम मास बढ़ाएं या मास कम करें, ठीक है, तो मास के बढ़ाने और कम करने से बॉयज लॉ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए बताते हैं, कहते हैं कि भाई ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है कांस्टेंट के, तो ये तो हमने बेसिक रिलेशन डिस्कस किया। फिर यहाँ पे बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास की अगर बात आती है, तो उसमें बताती है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम मास बढ़ाएंगे, तो मास बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास में आपने एक और नई चीज सीखी कि अगर हम मास बढ़ाते हैं, तो मास के बढ़ाने से प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें, बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास में वर्डिंग लिखना स्टार्ट करें। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी कैन से दैट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, we can say that the product of pressure and volume is directly proportional to the product of pressure and volume is directly proportional to the mass of a gas. The product of pressure and volume is directly proportional to the mass of a gas at constant temperature. Mass of a gas at constant temperature, ठीक है बेटे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऑटोमेटिकली कौन सा केस है, बॉयज लॉ की बात कर रहे हैं। और जो है यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास से। कि भाई मास अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, गैस का, तो उससे वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट लिख ली है। अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो हिंट डाल दिएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की।
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में स्टेटमेंट का रेफरेंस देंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास की जो स्टेटमेंट लिखी कि भाई प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ गिवन गैस, मास ऑफ अ गैस। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो मास से जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपने स्टेटमेंट में लिखा। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे देख लीजिएगा कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो मास से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो मास से क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर आपको पता है कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, m एज इट इज। m यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आगे हो जाएगा डिवाइड, तो रिलेशन बन जाएगा pv अपॉन m इक्वल्स टू कांस्टेंट, pv अपॉन m इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मास की बात करते हैं कि इनिशियल स्टेट पे अगर जो है वो मास, ये वही डायग्राम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट पे जो मास है उसको m1, फाइनल स्टेट पे जो मास है वो m2। तो इनिशियल स्टेट पे प्रेशर p1, वॉल्यूम v1, मास m1, ठीक है। फाइनल स्टेट पे प्रेशर p2, मास m2, वॉल्यूम v2। तो ये आपने pv अपॉन m इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, ये आपने रिलेशन ड्राइव कर लिया। और उसके बाद अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करते हैं, एट इनिशियल स्टेट, तो बेटा इनिशियल स्टेट पे ये रिलेशन क्या बन जाएगा, p1 v1 अपॉन m1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह फाइनल स्टेट पे, एट फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट पे रिलेशन क्या बन जाएगा, फाइनल स्टेट पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और मास M2। फाइनल स्टेट पे रिलेशन बन जाएगा P2 V2 अपॉन M2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपने एक चीज नोट की कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो आ गई हैं, इनकी राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम होगी। तो दोनों को क्या करा देंगे, जैसे वहां पे आपने कंपेयर कराया था, दोनों को यहाँ पे भी क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। वर्डिंग लिख देंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर अगर हम कराएं, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी कि P1 V1 अपॉन M1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन M2। यहां तक आके आपने फाइनल बॉयज लॉ का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बेटे। यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद एक लाइन नीचे लिखिएगा, दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास। दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास। ये आपने बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास क्यों डिस्कस किया, क्योंकि बेटे आपकी बुक में इसकी एक एग्जाम्पल भी जो है वो आई भी है, ठीक है, और पास्ट पेपर में भी काफ़ी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आए हैं, तो इस वजह से आपने ये फॉर्मूला जो है वो पढ़ना ज़रूरी था। तो आपने जो है फाइनल रिलेशन ड्राइव कर लिए, यहाँ तक कॉपी करने के बाद आप लोग नीचे वर्डिंग लिख लीजिए, दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है बेटे। यहाँ तक अगर बॉयज लॉ का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह चार्ल्स लॉ का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने बॉयज लॉ का टॉपिक डिस्कस कर लिया, जाते जाते जो है उसकी एक एग्जाम्पल जो है वो बुक में जो आई हुई है वो भी सॉल्व करते हैं, ताकि बॉयज लॉ का टॉपिक ही कंप्लीट हमारे पास हो जाए और नेक्स्ट क्लास में हम चार्ल्स लॉ से स्टार्ट करें, ठीक है बेटे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 मींस 11.2, पेज नंबर 11 जरा ओपन कर लीजिएगा। तो आपके पास एग्जाम्पल जो है वो आई हुई है बॉयज लॉ की, उसमें क्या कह रहा है जरा देख लीजिएगा। एन एयर स्टोर्ड
an air storage tank whose volume is 112 liters contains 3 kg of air at a pressure of 18 atmospheres. ठीक है, एक एयर स्टोरेज टैंक है और उसके अंदर जो प्रेशर है वो 112, जो प्रेशर उसके अंदर जो है अप्लाई हो रहा है गैस पे वो 18 एटमॉस्फेयर का है, और जो वॉल्यूम है गैस का वो कितना है 112 लीटर, और मास जो है वो 3 kg है एयर का। ठीक है, तो एक कंटेनर है, एयर स्टोरेज टैंक है, ठीक है, उसके अंदर जो है एयर फिल हुई हुई है, उसका मास 3 kg है, वॉल्यूम 112 लीटर्स है, और प्रेशर जो है वो 18 एटमॉस्फेयर है। आगे देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक इंक्रीज द प्रेशर टू 21 एटमॉस्फेयर एज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आ रहा तो ये बताएं कि टेम्परेचर पे अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो ये बताएं कि प्रेशर मतलब एयर कितनी उसके अंदर ऐड करें, ठीक है, कितनी एयर उसके अंदर ऐड करेंगे, कितना जो है वो मास इंक्रीज करेंगे जिससे जो प्रेशर है वो 18 एटमॉस्फेयर से इंक्रीज होके 21 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में फाइंड करके आपने बताना है। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि भाई जो है टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम में कोई चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा, बस ये बताया जा रहा है कि सेम वॉल्यूम पे आपने कितनी एयर और ऐड करनी है, कितना मास इंक्रीज करना है कि प्रेशर जो है वो 18 एटमॉस्फेयर से इंक्रीज होके 18 एटमॉस्फेयर से प्रेशर इंक्रीज होके कितना हो जाए 21 एटमॉस्फेयर हो जाए, तो कितना मास उसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे बेसिकली मास आपने कैलकुलेट करना है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 11.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिएगा एग्जाम्पल 11.2 और पेज नंबर आपके पास वो भी 11 है। ठीक है बेटे, तो ये डायग्राम आपके पास बनी हुई, ये डायग्राम हम यूज कर सकते हैं। आप लोग जो है वो डायग्राम देखिएगा कि सपोज कर लें कोई इसकी डायग्राम जो है वो अलग से हम बना देते हैं। एक एयर स्टोरेज टैंक है, ठीक है बेटे, इसके अंदर एयर जो है वो फिल हुई है। इस वक्त जो वॉल्यूम है इसका वो कितना है 112 लीटर, और जो प्रेशर है वो प्रेशर 18 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर कितनी गैस जो है वो कितनी एयर जो है वो ऐड करें, क्योंकि इस वक्त इसका जो मास है वो कितना है 3 kg है। इसके अंदर कितनी एयर ऐड करें जिससे जो प्रेशर है वो 18 एटमॉस्फेयर से बढ़ के 21 एटमॉस्फेयर हो जाए। ठीक है, 21 एटमॉस्फेयर हो जाए और वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा, मतलब V2 भी 112 लीटर। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 18 एटमॉस्फेयर से इंक्रीज होकर 21 एटमॉस्फेयर हो जाए अगर प्रेशर, तो उसमें कितनी एयर ऐड करेंगे, तो मतलब आपने M2 कैलकुलेट करना है। एक्चुअली M2 कैलकुलेट नहीं करना, कितनी एयर ऐड करेंगे। ठीक है, तो एयर ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे बेसिकली
चेंज इन मास जो है वो आपने कैलकुलेट करना होगा। पहले जो है वो 3 kg मास था, तो आप जो है वो कितनी एयर जो है वो ऐड करेंगे, तो ऐड होने के बाद जो फाइनल स्टेट है, ठीक है, ये इसकी है इनिशियल स्टेट, और ये इसकी है फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ऐड होने के बाद जो मास जो है जितने से इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज आपने जो है वो मास आपने यहाँ पे फाइंड करना है। बेसिकली चेंज इन मास आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, डेल्टा एम। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, फाइनल में से इनिशियल m2 माइनस m1 करके जो है वो हम डेल्टा फाइंड कर लेंगे कि कितने जो है वो एयर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिससे जो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 18 से 21, ठीक है बेटे। तो अब हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन हम डेल्टा m फाइंड करने के लिए पहले m2 फाइंड करेंगे। चलते हैं न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम बनाएंगे इसका डेटा में देखिएगा बेटा कि P1 आपके पास 18 एटमॉस्फेयर है, P2 आपके पास 21 एटमॉस्फेयर होता है। वॉल्यूम जो है V1 और V2 112 लीटर्स, M1 3 kg है, आपने M2 फाइंड करना है। जब M2 फाइंड कर लेंगे तो आपके पास जो आपने फाइंड करना है मतलब चेंज इन मास, ठीक है, डेल्टा M, ये भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एंड डाल देगा सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का डालेगा बेटे, जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे। क्या फाइंड करना है, पहले M2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर M2 इक्वल्स टू समा। M2 फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या है, P1, फॉर्मूला जो यूज करेंगे सॉरी, P1 V1 अपॉन M1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन M2, ठीक है। देखिएगा टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है, इस वजह से जो रिलेशन हम यूज करेंगे बॉयज लॉ का रिलेशन यूज करेंगे। और बॉयज लॉ में भी कौन सा, क्योंकि मास में वेरिएशन आ रही है, मास में चेंज आ रहा है, तो इस वजह से बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास का रिलेशन P1 V1 अपॉन M1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन M2, ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसमें यहाँ पे आपने M2 कैलकुलेट करना है। तो M2 के लिए हम अगर फॉर्मूला बनाएं तो M2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिएगा कि भाई M2 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, P1 V1 नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, M1 नीचे, यहाँ पे M1 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो उसके बाद सॉल्व भी कर सकते हैं, उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। P1 आपके पास क्या है 18, V1 आपके पास 112, M1 आपके पास है 3, P2 21, V2 112 और M2 आपने फाइंड करना है। देखिएगा बेटे कि 112 से 112 ये तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और 3 1 3 6 18, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बच गई 6 इक्वल्स टू 21 अपॉन M2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई M2 इक्वल्स टू 21 अपॉन 6। तो 21 को अब क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। 21 को 6 से कैसे डिवाइड करेंगे, देखिएगा, डिवाइड करके लिख देंगे और आंसर आपके पास आ रहा है 3.5। 21 को 6 से डिवाइड किया कैलकुलेटर से और आंसर आ गया 3.5। और यूनिट क्या लगा, यूनिट क्या लिख देंगे बेटा, केजी, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है बेटा, केजी। तो मास यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया 3.5 केजी, ठीक है।
M2 आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, M2 आपने यहाँ पे फाइंड नहीं करना था, फाइंड क्या करना था, चेंज इन मास। ये आपने फाइनल स्टेट का मास कैलकुलेट किया है कि भाई अगर यहाँ पे हम एयर का मास बढ़ाते हैं, एयर मजीद इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, इस एयर स्टोरेज टैंक में, तो जो प्रेशर 18 एटमॉस्फेयर था उससे बढ़ के क्या हो जाएगा 21, तो प्रेशर 21 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, तो फाइनल स्टेट पे जो मास आ जाएगा वो हो जाएगा 3.5। तो इसका मतलब कितना मास आपने बढ़ाया, पहले था 3 kg, अब हो गया मास 3.5 kg, तो इसका मतलब आपको नजर आ रहा है 0.5 kg जो है वो आपने एयर 0.5 kg आपने एयर जो है वो मजीद ऐड की है, ठीक है, जिससे जो प्रेशर जो है वो 18 एटमॉस्फेयर से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया बेटा 21 एटमॉस्फेयर हो गया। तो ये 0.5 कैसे आया, उसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज किया m2 माइनस m1। चलते हैं जरा ये कैलकुलेट करने, चेंज इन मास डेल्टा m, उसके लिए फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है m2 माइनस m1। m2 आपके पास क्या है बेटा 3.5, m1 आपके पास क्या है 3 kg, दोनों को माइनस करा दें तो 0.5 kg। अच्छा बेटा, तो अगर आपके पास कोई एयर स्टोरेज टैंक हो जिसका इनिशियल स्टेट पे मास 3 kg हो, ठीक है, और प्रेशर 18 एटमॉस्फेयर से इंक्रीज होकर 21 एटमॉस्फेयर हो जाए, तो कितना मास ऐड करेंगे 0.5 kg, 0.5 kg का मास मतलब 0.5 kg एयर जो है वो आपने ऐड की, तो 18 एटमॉस्फेयर से प्रेशर जो है वो इंक्रीज होकर 21 एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आके आपके पास जो बॉयज लॉ का टॉपिक कंप्लीट हो गया, बॉयज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास की एक एग्जांपल भी हमने जो है वो सॉल्व कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चार्ल्स लॉ स्टार्ट करेंगे, और यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।